Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to discuss figures of speech. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि figures of speech क्या हैं और फिर हम उनके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे और उनकी एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे. तो अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, फिगरेटिव लैंग्वेज लिखा हुआ है या फिर फिगरेटिव डिवाइसेस लिखा हुआ है या लिटरेरी डिवाइसेस लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें एक ही हैं जिनको हम फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर ही पढ़ने वाले हैं. Figures of speech are creative and non-literal uses of language that writers and speakers use to make their ideas more vivid, powerful, emotional and imaginative. तो figures of speech basically creative आप कह सकते हैं कि non-literal जो है वो use of language है, ठीक है, जिसके अंदर राइटर या स्पीकर्स क्या करते हैं, वो अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को ज़्यादा विविड, पावरफुल या इमोशनल या इमेजिनेटिव दिखाने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. Instead of saying something in a simple or ordinary way, figures of speech add depth, beauty, and emphasis, helping the reader to listen or listener see, feel or imagine the idea more clearly. तो ज़रा सी बात को आराम से कहने की बजाय हम उसके अंदर डेप्थ ऐड करते हैं ताकि क्या करे, जो रीडर है या फिर जो लिसनर है वो चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, उसको फील कर सके, ठीक है. सिर्फ उसको सुने नहीं, सिर्फ उसको समझे नहीं, बल्कि क्या करे, उसको फील कर सके, उसको देख सके, उसको इमेजिन कर सके अच्छे तरीके से. तो यूजुअली हम इसको पोइट्री के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर या फिर डेली कन्वर्सेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है. आप अपनी जब स्पीच लिख रहे होते हैं और किसी भी कंपटीशन के लिए, उसके अंदर आप अगर ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देगी. तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है. फिर हम स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले सिमिली सर. सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, जो दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करती है, ठीक है. अब वो दो कंप्लीट चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है. इन ऑर्डर टू हाईलाइट अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम, लेकिन उसके अंदर क्या है, कोई एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए. अब दो चीज़ें हैं, चाहे हम एक लड़की को यहाँ पर कंपेयर करा लें, ठीक है, एक फूल के साथ, राइट. चाहे हम एक इंसान को, एक लड़के को एक शेर के साथ कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि ही इज ब्रेव लाइक अ लायन कह रहे हैं, या फिर शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर कह रहे हैं. हम कोई भी ऐसी बात कह रहे हैं, ठीक है. तो हम क्या है, वो क्या है बेसिकली, वो आपके पास कंपैरिजन क्या आ रहा होगा, वो आपके पास सिमिली आ रही होगी. और जब भी हम सिमिली में दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, हम लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल करके कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल, शी इज़ एज प्रिटी एज अ फ्लावर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड बताया, ठीक है. उसी तरीके से ही इज़ एज टॉल एज स्काई, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ दिस टेबल इज़ एज वाइट एज स्नो, ठीक है, एज कोल्ड एज आइस, कुछ भी आप कह सकते हैं. जब भी आपने किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है, एज और लाइक इस्तेमाल करके वो क्या होगा, वो आपकी सिमिली होगी, विच क्लियरली शो दैट अ कंपैरिजन इज बीइंग मेड. अब ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स आपको क्लियरली कंपैरिजन बताते हैं कि आपने एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया है. जैसे आपने उर्दू में भी वो पोइट्री में पढ़ा होगा ना कि पंखड़ी गुलाब की सी है, ठीक है, नाज़ुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है. बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से करते हैं तो वो क्या होती है, वो सिमिली होती है. A simile helps the reader visualize or understand something better by relating it something familiar. अब आप क्या करते हैं, जब आप सिमिली को यूज़ करते हैं, एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, एक चीज़ को रिलेट करते हैं दूसरी चीज़ के साथ, तो वो इंसान को समझने में आसानी करती है, या वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो डेप्थ लेके आती है उसके अंदर. It does not say the two things are exactly the same, but they are similar in some way, ठीक है. ये आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है कि कुछ चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों में कॉमन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो कॉमन है, ठीक है. जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है. उर्दू में आप लोग इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, राइट. उसी तरीके से शी इज़ एज ब्रेव एज लायन, कि उसकी जो ब्रेवरी है वो किसकी तरह है, वो एक शेर की तरह है. जिस तरह एक शेर बहादुर है, वो उसी तरह वो भी एक इंसान बहादुर है. He runs like the wind, जिस तरीके से हवा तेज़ भागती है, हवा बहुत तेज़ी से गुजरती है, बिल्कुल उसी तरीके से वो तेज़ भागता है. The water was as cold as ice. अब जो पानी है वो इतना ठंडा है जिस तरह बर्फ़, ठीक है. अब पानी को आपने डायरेक्टली बर्फ़ तो नहीं कहा, आपने क्या किया है, आपने उसकी एक चीज़ को कंपेयर किया है दूसरी चीज़ के साथ, कि जिस तरीके से बर्फ़ ठंडी होती है उस तरीके से क्या है, वो पानी ठंडा है. तो जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे किस चीज़ के साथ, एज या लाइक का वर्ड इस्तेमाल करके, वो सिमिली होगी. फिर आते हैं मेटाफर पे. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज. तो जब भी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल किए बगैर,
तो वो क्या होता है, वो आपका मेटाफर होता है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट वन थिंग इज एन अदर थिंग टू शो अ डीपर और सिम्बॉलिक मीनिंग। तो वो क्या होता है, वो ये कहता है कि एक चीज़ है, वो जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, बजाय इसके कि आप एज अ लाइक का वर्ड इस्तेमाल करें। जब आप एग्जैक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं कि जो नहीं होती, जो आपस में बिल्कुल सेम नहीं है, किसी एक बेसिस पे आपने उसको सेम कह दिया या किसी और चीज़ की वजह से आपने उसकी क्वालिटी की वजह से उसको सेम कह दिया, तो वो क्या होगा, वो मेटाफर होगा। अब यहाँ पर एज और लाइक का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपने कह दिया कि वो क्या है, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। जैसे टाइम इज़ मनी, राइट। अब मैं अगर कह रही हूँ शी इज़ अ फ्लावर, मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर रही हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, नो, मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर रही हूँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, तो वो क्या होगा, वो मेटाफर हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें, अनलाइक अ सिमिली अ मेटाफर इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और डायरेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट है। इट सजेस्ट दैट टू थिंग्स आर क्लोजली कनेक्टेड, कि दो चीज़ें क्या हैं, वो क्लोजली कनेक्टेड हैं, वो आपस में बिल्कुल एक जैसी हैं, नॉट जस्ट सिमिलर, सिमिलैरिटी नहीं है खाली, वो बिल्कुल एक जैसी हैं। इट ऑफन मेक्स लैंग्वेज मोर पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग। तो ये क्या होता है, ये लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग बना देता है, कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। टाइम इज़ अ थीफ, अब टाइम इज़ अ थीफ, अब थीफ क्या, चोर है, राइट। अब आप टाइम को डायरेक्टली चोर कह रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम क्या करता है, मूवमेंट्स को स्टील कर लेता है, बिल्कुल चोर की तरह। तो आपने क्या कह दिया, आपने इसको डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया टाइम को थीफ के साथ। आपने ये नहीं कह दिया कि टाइम के पास एक क्वालिटी थीफ वाली है या थीफ के पास एक क्वालिटी जो टाइम वाली है, या इन दोनों में एक चीज़ सिमिलर है, नो। और ये भी नहीं कहा कि इज़ लाइक अ थीफ, आपने डायरेक्टली कह दिया कि टाइम इज़ अ थीफ, ठीक है। आपने ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, ज़्यादा आपने एक पावरफुल आपने थॉट प्रोवोकिंग इमेज क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, द क्लासरूम वॉज अ जू। अब ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो टीचर्स अक्सर क्लास में कह देते हैं कि मेरे आने से पहले तो आप लोगों ने इसको चिड़ियाघर बनाया हुआ था क्लास को, ठीक है, ये क्लास है कि चिड़ियाघर है, कुछ इस तरह की बातें टीचर्स करते हैं ना क्लासरूम में। द क्लासरूम वॉज अ जू, जब बच्चे उसको इस तरीके से बना देते हैं। तो अब यहाँ पे तशबीह नहीं दी जा रही, यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, एज और लाइक नहीं कहा जा रहा, डायरेक्टली कहा जा रहा है द क्लासरूम वॉज अ जू, वेरी नॉइजी एंड कैओटिक। जब आपने इस तरीके का क्लासरूम किया हुआ होगा तो वो क्या है, वो आपको इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो एक इस तरह का एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कह रही हैं, वो ज़्यादा ताकि आप लोगों को बुरा लगे कि आप लोगों ने क्लास की क्या हालत की हुई थी। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब किसी का दिल पत्थर का रियल में नहीं होगा, या फिर आप कह भी नहीं रहे कि उसका दिल ऐसे पत्थर की तरह है, नहीं, आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि उसका दिल पत्थर है, ठीक है। तो क्या है, ये भी क्या है, ये एक आप किसी की कोई बंदा जो अनइमोशनल है या फिर बहुत कोल्ड है, आप उसके बारे में इस तरह की बात करते हैं, राइट। ये भी क्या है, ये भी एक बहुत ही पावरफुल जो है वो जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। आई होप आप लोगों को सिमिली और मेटाफर समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस और एक्शंस आर गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम इंसानों की क्वालिटीज़ इंसानों के अलावा किसी भी और चीज़ को दे दें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जानवरों को दे रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो जानदार हो, वो बेजान हो, वो कोई भी शय हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि जो मेरे सामने चीज़ें मौजूद हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नो, इट कैन बी अ लिविंग थिंग एज वेल। वो कोई परिंदा हो सकता है, वो कोई पौधा हो सकता है। तो जब भी आपने इंसानों की क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन को दे दी, इंसानों के अलावा किसी भी चीज़ को दे दी, तो वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सन से निकला है ना, पर्सन का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ कौन कौन सी, इमोशंस हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं, जो कि आपने नॉन लिविंग को दे दिए, एनिमल्स को दे दिए, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दे दिए, ठीक है। दिस टेक्निक मेक्स डिस्क्रिप्शंस मोर लाइवली एंड रिलेटेबल बाय हेल्पिंग रीडर्स कनेक्ट इमोशनली विद ऑब्जेक्ट्स और नेचर एज इफ दे वर ह्यूमन। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा की है आप बीती लिखते हुए, राइट। आप लोगों की उर्दू में एक टाइम था जब सिलेबस में इंक्लूडेड थी, जैसे आप कहते हैं ना कि बायोग्राफी लिख रहे हैं आप, ठीक है, आप किस चीज़ की बायोग्राफी लिख रहे हैं, आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, बल्कि किस चीज़ की, आप इस पेन की लिख रहे हैं, ठीक है। थिंक दैट यू आर अ पेन एंड देन यू आर राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। उस टाइम पे आपको पर्सोनिफिकेशन बहुत हेल्प आउट करेगी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को लिखने में या उस रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को उस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा भी जब हम अपनी डिफरेंट राइटिंग्स के अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कनेक्ट करने में हेल्प करती है कि हम जानवरों के साथ कनेक्ट कर सकें, कि वो भी फील कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाती है जब आप चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब आप टेबल, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, उसको आप जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा,
अब जैसे एक स्टेटमेंट है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्परिंग क्या है? बोलना। बोलना किस तरीके से? जैसे सरगोशी करना, बहुत हल्की आवाज़ में बात करना, ठीक है। तो जो विंड है वो विस्पर कर रही है। क्या विंड विस्पर कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन जो उसकी हल्की सी आवाज़ है, आपने उसको क्या किया? आपने उसको पर्सोनीफाई कर दिया, आपने उसको इंसानों की क्वालिटी दे दी। आपने उसकी जो हल्की सी आवाज़ है, आपने उसको कह दिया कि वो क्या करी है? वो सरगोशी करी है। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर दिया। द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब क्या है? आपने सन को एक साथ फीलिंग्स अटैच कर दी। उसकी जो स्माइल वाली चीज़ है वो आपने क्या किया? वो आपने फीलिंग अटैच कर दी। द लीव्स डांस्ड इन द ब्रीज। अब क्या है? जो पत्ते हिल रहे होते हैं हवा में, आपने उसको डांसिंग के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया। आपने उसको इंसानों की क्वालिटी दे दी कि जो काम इंसान कर सकता है वो आपने एक पत्ते को करने के लिए कर दिया। तो क्या है? वो एक बहुत ही अच्छा एक इमेज क्रिएट कर रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आता है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या है? बेसिकली हाइपरबोले इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस डेलिब्रेट एंड एक्सट्रीम exaggeration to emphasize a point or create a strong impression. तो बेसिकली हाइपरबोले एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर आप जानबूझ के एक ऐसा एग्जैजरेशन करते हैं चीज़ की, एक ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं अपने रीडर पर या लिसनर पर कि वो आप उस चीज़ पे एम्फसाइज कर सकें। जैसे आपने एक बात एक इंसान को 2-3 दफ़ा बताई है और आप उसको कह रहे हैं कि आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग अ मिलियन टाइम्स। हालांकि आपने उसको 10 लाख दफ़ा तो नहीं बताया होगा, राइट? आपने एक दफ़ा ये भी बच्चे कह जाते हैं कि 70 दफ़ा बताया, या मदर कह देती हैं या टीचर्स कह देते हैं अक्सर। लेकिन वो इस चीज़ को उस बात को एग्जैजरेट कर रहे होते हैं ताकि वो एक इमेज क्रिएट कर सकें कि आपको बहुत दफ़ा बता दिया है, राइट? अच्छा, इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। इसको लिटरली नहीं लेना होता। इंस्टेड इट इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ह्यूमर और ड्रामेटिक इफेक्ट, ठीक है। एक तो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, ह्यूमर के लिए, या फिर क्या है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, कि मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया है, राइट। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं एक घोड़ा खा जाऊँ, राइट। लेकिन कोई भी इंसान जो है वो एक घोड़ा नहीं खा सकता, राइट। तो ये क्या है? ये एक एग्जैजरेशन है जो कि इस तरीके से क्रिएट की जाती है। द बैग वेज अ टन। ये भी बहुत सुना होगा आपने कि आप कह रहे होते हैं कि बैग इतना भारी है, लेकिन वो क्या है? वो असल में तो 1 टन का नहीं होगा, राइट। लेकिन क्या है? आपने वो इमेज क्रिएट करने के लिए कितना वजनी बैग है, आपने इस तरह के हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, राइट, ठीक है। फिर आती है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ नियर बाय और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। अब आपने ये ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर अगर कुछ वर्ड एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं साउंड कह रही हूँ, लेटर नहीं कह रही, ठीक है। तो अगर एक ही साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और वो बार बार आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। It creates a rhythmic and musical effect, making sentences more memorable and pleasing to hear. ठीक है। अब क्या है? She sells seashells by the seashore. अब इसके अंदर स और श दो साउंड्स की रेपिटेशन आ रही है। यूजुअली आपके जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, वो भी आपके क्या होते हैं? वो एलिट्रेशंस ही होती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? She shells, उस तरह सी, ठीक है। तो 2 तरह की रेपिटेशन आ रही है, 2 तरह की एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक श साउंड की और एक स साउंड की, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, फिर यहाँ पे स श आ रहा है, ठीक है। एक ही सेंटेंस के अंदर या फिर आसपास में जो बिल्कुल एक साथ वर्ड्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर जब आपके पास सेम साउंड रिपीट हो रहा होगा, वो क्या है? वो आपके पास बेसिकली एलिट्रेशन है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स। अब ये क्या है? बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन। अब इसके अंदर क्या है? इसमें भी प साउंड जो है वो बार बार रिपीट आ रहा है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके पास एलिट्रेशन आ रही है। वाइल्ड विंड्स विस्पर्ड। अब वाइल्ड विंड्स विस्पर, वो साउंड जो है वो क्या है? वो आपके पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एलिट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं ओनोमेटोपिया पे। ओनोमेटोपिया क्या है? ओनोमेटोपिया भी हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्या करती है? जो वर्ड्स इमिटेट कर रहे होते हैं साउंड्स को। Onomatopoeia refers to words that imitate or represent natural sounds. तो जो आपके words natural sound को imitate कर रहे हैं या उनको describe कर रहे हैं, या वही sound ही जो है वो उन words के अंदर से नज़र आ रहा है, झलक रहा है, या फिर वो sound उसको जो word है वो sound को ही pronounce कर रहे हैं, तो basically वो क्या होंगे? वो onomatopoeia होंगे। अब मैं इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे buzzing of bee है, buzz। अब buzz itself आपको क्या बता रहा है? वो आपको उस साउंड की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, बी के साउंड की तरफ। सिमिलरली रॉर ऑफ लाइन, ठीक है। तो शेर की जो धाड़ने की आवाज़ है रॉर,
वो भी उसी तरह आता है स्प्लैश ऑफ वाटर। अब स्प्लैश क्या है, वो जो वो पानी की आवाज़ आपको दे रहा है। तो जो भी वर्ड साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको ओमिट कर रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर उसको क्या कह सकते हैं आप, डिपिक्ट कर रहा होगा, उस वो जो वर्ड है उसमें से आपको साउंड झलक रहा होगा, तो वो क्या होगा बेसिकली, वो आपका ओनोमेटोपिया होगा। These words help the reader hear the sounds। ये आपको क्या करते हैं, ये वर्ड्स आपको साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। Being described, making the writing more vivid and realistic। तो क्या करता है, ये आपको more realistic बनाता है, आपकी राइटिंग को उसको vivid बनाता है, राइट। जैसे मैंने आपको बर्ड्स की एग्जांपल दी थी, the bees buzzed loudly। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर ना एलिट्रेशन के साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक और ओनोमेटोपिया के साथ साथ एलिट्रेशन भी आ रही है, ठीक है। एलिट्रेशन भी आ रही है क्योंकि बर्ड साउंड रिपीट हो रहा है, और क्या है, ओनोमेटोपिया भी है। ओनोमेटोपिया क्यों है, क्योंकि बज का साउंड है, और बी बज्ड है, इसलिए क्या आ रहा है आपके पास, ये एलिट्रेशन भी आ रहा है। द डोर वेंट क्रीक। अब क्रीक क्या है, ये भी एक साउंड है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ओनोमेटोपिया हो गया। द थंडर वेंट बूम। अब बूम क्या है, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू द साउंड, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी इस तरीके से वर्ड होगा जो साउंड को डिपेक्ट कर रहा होगा, जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या साउंड उसमें से नजर आ रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका ओनोमेटोपिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो जब आपके पास दो कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं, वो क्या होते हैं, वो आपके पास बेसिकली ऑक्सीमोरॉन होता है, जो कि क्या करता है, एक यूनिक और सरप्राइजिंग मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, डेफनिंग साइलेंस। अब डेफनिंग साइलेंस, अब इतनी कि कैसी आपको बहरा कर देने वाली खामोशी, ठीक है। एक बहुत ही यूनिक इमेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सैड स्माइल, ठीक है। अब सैड स्माइल, द सैडेस्ट स्माइल अगर मैं कह रही हूँ, अगर मैं किसी की ऐसी बात कर रही हूँ कि वो कैसी स्माइल है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि इतनी जो है ना गमगीन मैंने वो स्माइल देखी किसी के चेहरे पे या समथिंग लाइक दैट। जब भी हम ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं जिसके अंदर दो ऑपोजिट फीलिंग्स को हम इकट्ठे लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अच्छा, इट हाईलाइट्स अ कंट्रास्ट एंड ऑफन मेक्स द रीडर थिंक मोर डीपली अबाउट द मीनिंग। तो क्या है बेसिकली, ये कंट्रास्ट क्रिएट करता है और रीडर के दिमाग में क्या करता है, एक डीप मीनिंग क्रिएट करता है। थॉट प्रोवोकिंग होता है ये, कि आके इंसान जो है उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए कि किस तरीके से बात की जा रही है, ठीक है। जैसे बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा, जैसे बिटर स्वीट मेमोरीज के लिए अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, राइट। फिर क्या है, लिविंग डेड, एक इंसान जो जिंदा है और वो फिर भी क्या है, वो अंदर से मर चुका है। तो उसके इस तरह के वर्ड्स हम यूजुअली अपने चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, स्टोरीज़ के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो क्या है, ये सब क्या होते हैं, ये ऑक्सीमोरॉन होते हैं। फिर इसी के आगे इसी की एक्सटेंशन जो है वो आयरनी है। आयरनी क्या होती है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम और ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और स्टेटेड। तो ये क्या है बेसिकली, आयरनी इज अ बिट डिफरेंट। वो क्या करती है, जो आपकी बात कह रहे हैं उसका मकसद टोटली उसके उल्टा है जो आप कह रहे हैं, राइट। जैसे तंज होता है, इट इज ऑफन यूज टू क्रिएट ह्यूमर, सरप्राइज और क्रिटिसिज्म, एंड इट मेक्स द रीडर थिंक अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो ये क्या करता है, ये इंसान को अपीयरेंस और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है, और इसके अंदर ह्यूमर, सरप्राइज और क्रिटिसिज्म के लिए इसको हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, एक फायर स्टेशन को ही आग लग गई। अब क्या है बेसिकली, जो फायर स्टेशन क्या है, उसका काम क्या है, आग बुझाना, और उसी को आग लग गई। फिर क्या है, व्हाट अ लवली डे, एक बहुत तूफान आ गया है या फिर कोई भी बुरी खबर आपने सुन लिया, आप कह रहे हैं व्हाट अ लवली डे। तो वो क्या है, वो भी एक आयरनी है, ठीक है। अ लाइफ गार्ड हु कैन नॉट स्विम, अब क्या है, एक बंदा क्या करना है जिसने लोगों की जान बचानी है और उसको स्विमिंग ही नहीं कर सकता, राइट। पानी के अंदर लोग डूब रहे हैं और उसको स्विम नहीं करना आता। तो ये क्या है बेसिकली, ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये आपकी जो है वो आयरनी थी। फिर आता है यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या है, a euphemism is a figure of speech that uses a mild, polite or indirect expression instead of harsh, rude or unpleasant one। अब आप ये कह लें कि आप एक बात को ना शुगर कोट करके कह रहे हैं, एक बात बहुत बड़ी न्यूज़ है या बहुत बुरी बात है जिसको आप बहुत ही शुगर कोट करके कह रहे हैं, या आप उसको बहुत ही हल्के अल्फाज को इस्तेमाल करके कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कोविड में जब लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों को की जॉब्स चली गई थी,
ठीक है। उसमें वो ये नहीं कह रहे थे कि हम लोगों को फायर कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट। तो फायर करना एक ही बात है ना, लेकिन उस बात को कहने का तरीका होता है। तो जब आप कोई बात बहुत, जैसे किसी के अगर कोई मर जाए तो हम ये नहीं कहते कि वो मर गया, हम कहते हैं वो उसका इंतकाल हो गया, वो वफात पा गए, या हम इस तरह के लाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो उतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ना क्रिएट करे, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज्ड, सॉरी हमने कहाँ तक पढ़ा था, ओके। यूफेमिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस अ माइल्ड, पोलाइट और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ हार्श, रूड और अनप्लेजेंट वन. It is often used to avoid hurting someone's feeling or to discuss sensitive topics more gently. ठीक है, तो हम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने के बजाय बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को इस तरीके से बात करते हैं। जैसे टीचर्स पीटीएम पे अक्सर बच्चों के बारे में ये बताने के बजाय कि बच्चा फेल हो गया है, हम फेल का वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय क्या कहते हैं कि ही कुडंट पास, राइट। या फिर हम उसके बारे में कहते हैं कि ही स्टिल नीड्स टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे इंसान की फीलिंग्स को हर्ट करने के बजाय, या उसको इतना बड़ा धचका देने के बजाय, या उसके रूड होने के बजाय आप क्या करें, आप उसको पोलाइट वर्ड्स के अंदर उससे बात करें। जैसे पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मरने की जगह हम क्या कहते हैं, वफात पा गया, बिल्कुल उसी तरीके से हम डाइड की जगह क्या यूज़ कर रहे थे, ही पास्ट अवे, ठीक है। बिटवीन जॉब्स इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड, अब आप अपने आप को कहने के बजाय कि आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट, आप क्या कह सकते हैं, आई एम बिटवीन जॉब्स, राइट। फिर क्या है, सीनियर सिटीजन, अब हम ओल्ड किसी को कहने के बजाय, किसी को कोई बहुत बूढ़ा इंसान है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि ओल्ड का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें डेली रूटीन में सीखने की ज़रूरत है। हम किसी को मोटा ना कह रहे हों, हम किसी को बहुत पतला या इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं ना डेली रूटीन के अंदर, तो हम इस तरह के वर्ड्स ना ही इस्तेमाल करें, बल्कि हम क्या करें, हम उसके बजाय बहुत पोलाइट वर्ड यूज़ करें जो कि किसी को बुरे ना लगें। या फिर वैसे तो बॉडी शेमिंग बहुत ही बुरी बात है कि आपको किसी की बॉडी के बारे में इस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर जैसे मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर जहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कशन ज़रूरी होती है, वहाँ पर कि आप किस तरीके से ओवर वेट का वर्ड जैसे हम इस्तेमाल करते हैं या अंडर वेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स होती हैं हर कैटेगरी के अंदर। तो जब भी आपने किसी से बात करनी हो तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें और आपको याद भी रहेगा कि यूफेमिज्म क्या है, ठीक है। फिर आता है पन। पन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या है, पन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज वर्ड प्ले, taking advantage of words that have multiple meanings or words that sounds alike. तो बेसिकली डबल मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो पन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आप यूजुअली ह्यूमर क्रिएट करते हैं पन वर्ड्स इस्तेमाल करके, ठीक है। इट ऑफन यूज्ड फॉर ह्यूमर और क्लेवर एक्सप्रेशंस। आई यूज्ड टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो। अब क्या है, अब देखें, आई यूज्ड टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो, ठीक है, कि मैं क्या कर सका, मैं उसको इनफ डो नहीं बना सका। देखिए इस तरीके से आपका ह्यूमर क्रिएट हो रहा होता है इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करके। अ बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। अब जो दो टायर होते हैं उससे इसको उन्होंने लिंक करके इसका क्या है, इसका एक पन क्रिएट किया, ठीक है। आई होप पन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल मीनिंग जहाँ क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। एक बाइसिकल था जो क्या करता था, वो स्टैंड क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो थका हुआ था। थका हुआ नहीं मतलब टू टायर्ड। अब देखिए दो मीनिंग के में हो रहे हैं ना, उसके दो टायर्स हैं और वो टायर्ड है, थक गया है, दो चीज़ें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है, ये आपस में इस तरीके से पन क्रिएट कर रही हैं। अब आता है एपोस्ट्रफी। अब एपोस्ट्रफी क्या है, एपोस्ट्रफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a speaker directly addresses someone or something that is absent. अब इसके अंदर क्या होता है एपोस्ट्रफी के अंदर, कि आप किसी ऐसे इंसान, ऐसी चीज़ से बात कर रहे हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं है। वो कोई इंसान हो सकता है जो कि मर चुका हो, या वो कोई दीवार हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गॉड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आंसर बैक नहीं करेगा उस टाइम पे, वो क्या है, बेसिकली दैट इज़ दी एपोस्ट्रफी। इसको एपोस्ट्रफी कहते हैं जब आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। कोई इमेजिनरी हो सकता है, कोई एब्सेंट हो सकता है, या फिर जो भी रिस्पॉन्स ना कर सकता हो वो। अच्छा, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज लव, सैडनेस और एंगर, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लव हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, ठीक है। अच्छा, ओ डेथ वेयर इज़ योर पावर। अब देखिए एक बंदा जो है वो इतना हेल्पलेस है कि वो डेथ को इस तरीके से पुकार के कह रहा है सॉरी, वेयर इज़ योर पावर, कि वो डेथ को मुखातिब करके कह रहा है कि वेयर इज़ योर पावर, कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी पावर कहाँ है, आओ और आके मुझे ले जाओ, ठीक है। फिर क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, नाउ यू आर टॉकिंग टू द स्टार्स, ठीक है। ये बचपन में सब बच्चों ने इस पोइट्री को पढ़ा होगा इस टाइम को, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, आप स्टार से बात कर रहे हैं, राइट। जो आपको चीज़ें आंसर नहीं कर सकती, तो जो भी चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो शख्स है, जो चीज़ है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है, बेसिकली वो आपकी एपोस्ट्रफी है।
फिर आ जाते हैं एजोनेंस पे। एजोनेंस क्या है बेसिकली? एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वोवल साउंड, ठीक है? जब भी वोवल साउंड जो आपका है वो दोबारा बार बार आ रहा होगा सेंटेंस के दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में, ठीक है? वर्ड्स आ रहे हैं, उन वर्ड्स के दरमियान में जो वोवल साउंड है वो रिपीट हो रहा है। AEIOU साउंड्स, नॉट द वर्ड्स, ठीक है? ये साउंड जहाँ जहाँ रिपीट हो रहे होंगे वो क्या होगी? वो एजोनेंस होगी, ठीक है? इट क्रिएट्स अ स्मूथ म्यूजिकल साउंड एंड एड रिदम टू राइटिंग। ये यूजुअली पोइट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, लाइट एंड साइट, कैन यू सी? आई साउंड, ठीक है? वो आ रहा है। फिर क्या है? गो स्लो ओवर द रोड, गो स्लो, ओ साउंड जो है वो क्या हो रहा है? वो आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम कॉन्सोनेंस की तरफ। कॉन्सोनेंस एजोनेंस को ऑपोजिट है। जैसे एजोनेंस में क्या था? उसमें आपने वॉल साउंड्स को देखना था कि वो रिपीट हो रहे हैं। अब कॉन्सोनेंस के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स सेंटेंस के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान में रिपीट हो रहे हैं। आपको याद होगा एरिट्रेशन के अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन वो वर्ड के शुरू में आ रहे थे। अब ये क्या है? ये वर्ड के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है कि कॉन्सोनेंस क्या है? कॉन्सोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। अब ये देखें, अब कोई भी वर्ड है ना, उसकी जो शुरू वाली रेपिटेशन आ रही है ना हर जगह पे, वो आपकी एलिट्रेशन थी। लेकिन जब आपकी कॉन्सोनेंट साउंड दरमियान में या एंड पे साउंड लेकर आ रहे होंगे, वो क्या होगा? वो आपका कॉन्सोनेंस होगी, ठीक है? अब देखिए, इट एड्स फ्लो एंड हार्मनी टू राइटिंग। क्या करती है? फ्लो और हार्मनी लेके आती है। लंपी बम्पी रोड, अब क्या है? पी 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 प साउंड जो है ना वो क्या है? वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे प साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपकी यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। स्ट्रोक ऑफ लक, क साउंड जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है? वो क्या है? बेसिकली वो आपका कॉन्सोनेंस है। फिर आ जाते हैं हम अपने सिंबॉलिज्म पे। सिंबॉलिज्म क्या होता है? सिंबॉलिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड, ऑब्जेक्ट और आइडिया रिप्रेजेंट समथिंग डीपर और मोर मीनिंगफुल देन इट्स लिटरल मीनिंग। तो यूजुअली आपके पास जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही डीपर मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। एक स्टोरी के अंदर आप देखते हैं कि जो एक इंसान का वाइट ड्रेस है वो उसको उसके बारे में क्या कन्वे कर रहा है, या एक इंसान ने जो ब्लैक ड्रेस पहना है वो किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है? तो सिंबॉलिज्म जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा। अब सिंबल्स जो है ना वो यूजुअली कल्चर टू कल्चर भी वेरी करते हैं, ठीक है? रिलीजन टू रिलीजन भी वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं। कुछ हैं सिंबल्स जो यूनिवर्सल हैं, जैसे रेड इज अ सिंबल ऑफ लव, सिमिलरली रेड इज अ सिंबल ऑफ डेंजर, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपस में कंट्रास्ट भी कर रही हैं एट द सेम टाइम। और आप देख सकते हैं कि एक रिलीजन के अंदर जो वाइट कलर है, जैसे हम अपने रिलीजन की अगर बात करें तो उसमें क्या है? जो वाइट कलर है वो हम यूजुअली डेथ और दूसरी चीज़ जो है ना पीस का सिंबल है, राइट? डेथ का सिंबल इस तरीके से कि जो कफन होता है दैट इज़ ऑफ वाइट कलर, राइट? कॉफिन जो, एंड ऑल्सो इफ वी सी क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है? बेसिकली जो ब्राइड्स हैं उनका जो वेडिंग ड्रेस होता है वो क्या होता है? वो वाइट कलर का होता है, ठीक है? तो प्योरिटी का सिंबल है उनके पास वाइट कलर, और हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल आ रहा है? वो डेथ की उसमें जा रहा है, राइट? सिमिलरली अगर हम ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर जो क्या है वो एक पावर का भी सिंबल है। खाना काबा का जो कवर है वो भी ब्लैक है, लेकिन हमें पता है सिमिलरली कि हमारे रिलीजन के अंदर ही एक सेक्ट के अंदर जो ब्लैक कलर है वो सिंबल ऑफ क्या है? वो आप कह सकते हैं कि गम का या सोरो का उसका सिंबल है, राइट? तो जो सिंबॉलिज्म है वो रिलीजन टू रिलीजन भी वेरी करता है, वो कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है, विद इन द रिलीजन भी वेरी करता है, विद इन द कल्चर भी वेरी करता है, ठीक है? तो ये इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से रेन जो है वो बारिश जो है वो सिंबल आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, जब भी कोई डेथ होने वाली होती है तो वो एकदम से बारिश का कोई सीन लेकर आ जाते हैं। हॉलीवुड हो जाए, बॉलीवुड हो जाए, कहीं पे भी आपने देखा होगा, राइट? तो वो क्या है? बेसिकली ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में आपको पहले से ही एक दिमाग में क्लिक कर देते हैं कि अब ये आगे चीज़ होने वाली है, ठीक है? या किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे डव है, पीस का सिंबल है, ठीक है? आपने हर जगह पे देखा होगा। फिर रेड क्रॉस जो है वो क्या है? रेड रोज, सॉरी, रेड रोज इज सिंबल लव का सिंबल है। बिल्कुल उसी तरीके से डार्कनेस क्या है? वो ईवल या फिर फियर को सिंबलाइज करती है। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के जो सिंबल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी और आइडिया को आपके दिमाग में डिपेक्ट कर दिया जाए, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, या फिर आपको खुद से अंडरस्टैंड करने दिया जाए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, और फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ा और उसकी हमने एग्जांपल्स देखी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी ऑन यूट्यूब चैनल। बस यही थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।